चलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रमाण एवं परीक्षा। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे? प्रमाण की निरुक्ति क्या है, प्रमाण एवं परीक्षा की व्याख्या हम पूरा इसी में देखेंगे, प्रमा प्रमेय एवं प्रमाता की व्याख्या देखेंगे। ठीक है, प्रमाणों की संख्या कितनी होती है अलग अलग आचार्यों के अनुसार, चतुर्विध परीक्षा क्या होती है और आयुर्वेदोक्त प्रमाण क्या क्या होते हैं, कौन कौन से। त्रिविध प्रमाणों में सभी प्रमाणों का कौन कौन से प्रमाणों का समावेश कर दिया गया है उसको हम देखेंगे। परीक्षा एवं प्रमाण का महत्व इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। इसका प्रयोजन क्या है, उपयोग क्या है, हम क्यों परीक्षा या प्रमाण पढ़ते हैं, उसका कारण क्या है, हम उसको कैसे अप्लाई करेंगे आगे, वो हम देखेंगे। निदान और चिकित्सा में परीक्षा विधि की उपयोगिता देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रमाण शब्द की निरुक्ति। क्वेश्चन बनता है बच्चे 5 नंबर में कि निरुक्ति पर्याय और इसकी व्याख्या करिए। ठीक है, प्रमाण के लिए तो प्रमाण की सबसे पहले निरुक्ति देखते हैं। तो क्या लिखा है चक्रपाणी ने कि प्रमीयते अनेनेति इति प्रमाणम। ठीक है, जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान किया जाए वह प्रमाण है, या जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करते हैं वो प्रमाण कहलाता है। या उसी के नीचे क्या लिखा है, यथार्थ अर्थात सत्य का ज्ञान, रियल नॉलेज। जिस चीज़ के बारे में हम जानकारी चाहते हैं, जिस चीज़ के बारे में हम जानना चाहते हैं, चाहे वो रोग हो, चाहे किसी द्रव्य के काम करने की पोटेंसी वगैरह हो, उसके वीर्य विपाक वगैरह हो। ठीक है, प्रमाणों के द्वारा ही हम उसको सिद्ध करते हैं। सिद्ध का करने का मतलब बच्चे उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके पर्याय पे। तो प्रमाण, परीक्षा, उपलब्धि, साधन, ज्ञान, ये प्रमाण के पर्याय होते हैं। प्रमाण की व्याख्या पे आते हैं। देखो, प्रमाण की व्याख्या जितने भी प्रकार से हम पढ़ेंगे तो आचार्यों, अलग अलग आचार्यों के अनुसार इसमें दिया रहता है बुक में, बट पेपर के अकॉर्डिंग हमको ये मानकर चलना है कि कोई एक आचार्य ही लेकर चलना है, क्योंकि हम सभी आचार्यों को लेकर नहीं चल सकते हैं, न सभी आचार्यों के अकॉर्डिंग हम पढ़ ही सकते हैं। ठीक है, हमको किसी न किसी एक आचार्य के ही साथ में चलना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले चक्रपाणी। अब जैसे कुछ लोगों को चक्रपाणी वाला मत याद हो जाता है, कुछ लोगों को न्यायवार्तिक का याद हो जाएगा, कुछ लोगों का वात्स्यायन, तो जिसको जिसका याद हो जाए। ठीक है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट जो श्लोक इम्पोर्टेंट है वो हम बताते चलेंगे। जैसे प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम। ठीक है, यही इसकी व्याख्या चक्रपाणी ने दोबारा रिपीट की है। जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान किया जाए वह प्रमाण कहलाता है। ठीक है, फिर लिखते हैं कि न्यायवार्तिक में अर्थ उपलब्धि हेतु प्रमाणम। यथार्थ अर्थ उपलब्धि का कारण क्या है, प्रमाण है। ठीक है, वात्स्यायन का देखते हैं बच्चे हम लोग। तो वात्स्यायन बोलते हैं प्रमाता येन प्रमाणयति तत्प्रमाणम। फिर आगे आगे देखो क्या लिखा है कि जिस साधन से प्रमाता अर्थ का ज्ञान प्राप्त करता है। अभी प्रमेय प्रमाता क्या होता है हम आगे देखने वाले बच्चे, वहाँ समझ में आएगा हमको कि जिस साधन से प्रमाता अर्थ का ज्ञान प्राप्त करता है, साधन उसे प्रमाण कहते हैं। मतलब जिसके द्वारा, जैसे मान लो हमको किसी चीज़ की नॉलेज लेनी हुई, हम नेट पे सर्च कर लेते हैं ना तुरंत, तो साधन क्या हुआ हमारा, नेट हुआ। ठीक है, प्रमाता कौन हुआ, जो हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, प्रमाता का अर्थ ज्ञान प्राप्त करता है, उसे प्रमाण कहा जाता है। उदयनाचार्य ने क्या बोला है कि यथार्थ अनुभव प्रमा तत्साधनम च प्रमाणम। यथार्थ अनुभव, हमारा जो यथार्थ रियल नॉलेज वाला अनुभव होता है ना, उसे प्रमा कहते हैं, तथा उसका साधन ही प्रमाण कहलाता है। देखो, परीक्षा की व्याख्या करते हुए इन्होंने क्या कहा है, प्रमाण अलग है, परीक्षा अलग है। हालांकि चीज़ें दोनों सेम है, बट थोड़ा सा अलग है। परीक्षा में क्या कह रहे हैं कि जांच पड़ताल। चक्रपाणी ने क्या लिखा है कि परीक्षते व्यवस्थाप्यते वस्तु स्वरूपम अनेति परीक्षा प्रमाणम। जांच पड़ताल करके वस्तु स्वरूप के यथार्थत्व का निर्धारण करना कि यह सत्य है कि असत्य है। ठीक है, जांच पड़ताल के द्वारा, तो इसको हम परीक्षा कहते हैं। वात्स्यायन ने क्या कहा है कि प्रमाणों की सहायता से किसी विषय के यथार्थ स्वरूप, यथार्थ स्वरूप का मतलब रियल नॉलेज का निर्धारण करना ही परीक्षा कहलाता है। ठीक है, चरक ने प्रमाणों का वर्णन करते समय परीक्षा शब्द का प्रयोग किया है, जबकि प्रमाण और परीक्षा दोनों सेम होती है, बट चरक ने प्रमाणों का वर्णन करते समय परीक्षा शब्द का उपयोग किया। मेनली कहाँ पे, चरक सूत्र
11 में। ठीक है। अब नीचे देखो बच्चे क्या है, प्रमेय, प्रमेय और प्रमाता। प्रमेय और प्रमाता क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में टिप्पणी पूछ लिया जाता है इसमें। लिखते हैं कि प्रमाण का विस्तार से वर्णन करने से पहले प्रमाण से संबंधित कुछ शब्दों को समझना आवश्यक है। यथा प्रमा, प्रमेय और प्रमाता। प्रमा क्या होता है, ये ट्रू नॉलेज या परसेप्शन जिसको हम बोलते हैं। लिखा भी है कि यदर्थ विज्ञानम स प्रमा। वात्स्यायन ने लिखा है कि यद अर्थ विज्ञानम स प्रमा, जो वस्तु जैसी है, जिस स्वरूप में है, उसका उसी स्वरूप में ग्रहण करना या अनुभव करना प्रमा कहलाता है। ठीक है। यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं। इसके विपरीत जो होता है, जिसमें हमको रियल नॉलेज की ज्ञान न प्राप्त हो, उसको अप्रमा कहते हैं। ठीक है, इसके विपरीत को अप्रमा कहते हैं। फिर प्रमेय देख लो, ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रू नॉलेज या जिसे हम परसेप्शन बोलते हैं। यो अर्थ प्रमीयते तत्प्रमेयम। देखो प्रमा का छोटा सा श्लोक है, प्रमेय का छोटा सा श्लोक है। ठीक है, तो इनके श्लोक को याद करके रखो अभी से। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखते हैं प्रमेय में कि प्रमाणों के द्वारा जिसका अनुभव किया जाए। अभी हम प्रमाण पढ़ते हैं ना, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान। तो प्रमाणों के द्वारा जिसका अनुभव किया जाता है उसे प्रमेय कहते हैं। यथार्थ ज्ञान के विषय को भी प्रमेय कहते हैं, मतलब रियल नॉलेज का जो विषय है उसको भी हम प्रमेय कहते हैं। ठीक है। न्याय दर्शन ने प्रमेयों की संख्या 12 मानी है। ये 12 नाम हमको बच्चे याद करना है, सभी लोगों को याद करना है जितने लोग हो क्लास में। ठीक है। क्या लिखा है कि आत्मा, बुद्धि, प्रेत्य भाव, शरीर, मन, फल, इंद्रिय प्रवृत्ति, दुख, अर्थ, दोष और अपवर्ग, इन्हीं 12 को न्याय दर्शन ने 12 प्रमेय के प्रकार बताए हैं। प्रमाता कौन होता है, जिसे ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे प्रमाता कहते हैं। ठीक है बच्चों, नीचे देखो एक डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम से हम क्या क्लियर करते हैं, इस डायग्राम से हम क्लियर कर रहे हैं कि एक लड़का या एक मनुष्य खड़ा है। ठीक है, वो ज्ञान किसके बारे में प्राप्त करना चाह रहा है, पेंसिल के बारे में। ठीक है। प्रमा क्या था, जो वस्तु जैसी है, जिस स्वरूप में है, उसका उसी रूप में ग्रहण करना या अनुभव करना प्रमा कहलाता है। वो सोच किसके लिए रहा है, पेंसिल के बारे में सोच रहा है ना। तो प्रमाता कौन हुआ, ज्ञान कौन प्राप्त कर रहा है, लड़का। सोच किसके लिए रहा है कि पेंसिल कैसी होनी चाहिए, छोटी बड़ी, मोटी, कितना बड़ी, कैसी होनी चाहिए, दिखने में कैसी होती है, चलने में कैसी होती है, मतलब सभी चीज़ों का उसको रियल नॉलेज हो रहा है। ठीक है, वही हो गया हमारा प्रमा। प्रमेय के लिए क्या लिखते हैं, प्रमाणों के द्वारा। अब उस पेंसिल को हम कैसे सिद्ध करें कि पेंसिल ऐसी होती है, तो उसको किस प्रमाण के द्वारा हम सिद्ध करेंगे, वही हो गया हमारा प्रमेय। प्रमेय के द्वारा प्रमा को सिद्ध करना ही हमारा प्रमाण परीक्षा के अंतर्गत आता है या परीक्षा के अंतर्गत आता है। प्रमाणों की संख्या की बात करें बच्चे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ यहीं से आएगा। बहुत अच्छे से इसको पढ़ के रखना है, जो टेबल हम पढ़ने चल रहे हैं। लिखा है कि प्रमाणों की संख्या के संदर्भ में अनेक मतांतर प्राप्त होते हैं। जैसे विविध आचार्यों, दार्शनिकों एवं अन्य विद्वानों के मत से प्रमाणों की संख्या भिन्न भिन्न है। देखो बच्चे, पहला तो सबके तो नीचे वाले पूरे नहीं याद करने, बट कम से कम 6-7 पॉइंट तक याद करने हैं। जैसे चारवाक ने केवल एक प्रमाण को माना, वो भी प्रत्यक्ष, केवल एक प्रमाण को चारवाक ने माना। वैशेषिक दर्शन ने 2 प्रमाणों को माना। बौद्ध और जैन, इन तीनों लोगों ने, वैशेषिक दर्शन, बौद्ध और जैन, तीनों लोगों ने प्रमाणों की संख्या 2 मानी, प्रत्यक्ष और अनुमान। ठीक है। संख्या योग और रामानुज ने प्रमाणों की संख्या 3 मानी है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। बच्चे इसको रटना है। ठीक है। फिर न्याय दर्शन जो थे महर्षि गौतम ने इसको लिखा था, इसकी संख्या उन्होंने 4 बताई। 4 प्रकार के प्रमाणों का उन्होंने यूज करना बताया हमको, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। ठीक है। चरक ने भी 4 प्रमाणों को ही बताया, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश और युक्ति। चरक सूत्र 11 में चरक ने 4 प्रमाणों की बात बताई है, जबकि चरक विमान 4 में उन्होंने केवल 3 प्रमाणों का वर्णन किया है। ठीक है, अलग अलग जगह पे, 2 जगह पर उन्होंने अलग अलग प्रमाणों का वर्णन किया है, बट जब क्वेश्चन बनता है तो टिक हमेशा हम 4 पे लगाते हैं। अगर 4 नहीं है ऑप्शन में, तब हम 3 पे लगाएंगे। ठीक है। सुश्रुत ने 4 प्रकार के प्रमाणों का वर्णन किया है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और उपमान। प्रभाकर ने 5 प्रकार के प्रमाणों को माना है। देखो इसमें लिखा भी है, न्याय प्लस 1, न्याय के 4 ले लो और एक अलग से ऐड कर दो, अर्थापत्ति। ठीक है।
भट्ट मीमांसक ने 6 प्रकार के प्रमाणों का वर्णन किया है। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अभाव। ठीक है। वेदांती ने भी 6 ही माने हैं, पौराणिक ने 8 माने हैं। बस इसको 8 नाम याद करके रखो। 6 हमारे वेदांती भट्ट मीमांसा वाले और 2 अलग से संभव और ऐतिह्य प्रमाण। ऐतिह्य प्रमाण को ही हम आप्तोपदेश प्रमाण कहते हैं। ठीक है। तांत्रिक ने 9 माने हैं। तांत्रिक ने 9 कौन से माने? 8 के अलावा एक उन्होंने माना चेष्टा। ठीक है। और अन्य लोगों ने, कुछ लोगों ने 10-10 प्रमाण भी माने हैं। 9 के अलावा एक उन्होंने परिशेष मान लिया है। ठीक है बच्चे, ये टेबल हमको रटी होनी चाहिए। अब आते हैं हम, देखो, चतुर्वेद परीक्षा विधि और आयुर्वेदोक्त प्रमाण। तो आचार्य चरक ने प्रमाणों को परीक्षा शब्द से संबोधित करते हुए कहा है कि 4 परीक्षा का उल्लेख किया, जैसे द्विविधम एव खलु खलु सर्व सच्चा सच्च तच्चित चतुर्विधा परीक्षा आप्तोपदेश प्रत्यक्षम अनुमानम युक्तश्चेति। ठीक है। सभी वस्तुएं 2 विभागों में विभक्त होती हैं, एक सत और एक असत। इन दोनों की परीक्षा हम 4 प्रकार से करते हैं। ठीक है बच्चे, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्ति, इन 4 प्रकार की परीक्षा से ही प्रमाणों से ही इसकी परीक्षा करते हैं। ठीक है बच्चों। तो देखो, एक यहाँ पे 2 शब्द आए हैं, सत और असत। क्या होता है? सत का मतलब ही होता है भाव पदार्थ और असत का मतलब ही होता है अभाव पदार्थ। ठीक है। सत का मतलब होता है जिसकी सत्ता या अस्तित्व इस संसार में दिखाई देती है, जैसे कॉपी, पेन, कोई द्रव्य, कोई पदार्थ। ठीक है। जो जो भी चीजें हम अपनी आंखों से देखते हैं वो सत है या भाव पदार्थ है। ठीक है। और असत या अभाव पदार्थ क्या होता है? जिसकी सत्ता या अस्तित्व संसार में दिखाई नहीं देती है, उसे हम अभाव पदार्थ कहते हैं। ठीक है। तो इन भाव और अभाव मतलब सत और असत पदार्थों की परीक्षा हम मेनली 4 प्रकार प्रमाणों से करते हैं, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति से। ठीक है। नीचे क्या लिखते हैं कि आचार्य चरक ने अन्य स्थान पर, चरक विमान का श्लोक देखो बच्चे आ गया है कि आचार्य चरक ने अन्य स्थान पर 3 प्रकार के रोगों का ज्ञान करने का विधान किया है, जैसे त्रिविधम खलु रोग विशेष विज्ञानम भवति तद्यथा आप्तोपदेश प्रत्यक्षम अनुमान चेति। चरक विमान 4 का श्लोक है। ठीक है बच्चों। आगे देखो क्या लिखते हैं, रोग विशेष का ज्ञान 3 प्रकार से होता है। जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो उसके रोग विशेष का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि इसको कौन सा रोग हुआ है, जब क्योंकि वो केवल लक्षणों को व्यक्त करता है हमसे। ठीक है। बाकी उसका डिसीजन तो हमारे हाथ में रहता है कि ये कौन सा रोग है, कैसे उसका निर्धारण हम करेंगे। तो रोग विशेष का ज्ञान 3 प्रकार से करते हैं, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। ठीक है। तो और लिखा है कि हेतु की व्याख्या करते समय आचार्य चरक ने 4 प्रमाणों का उल्लेख किया है। चरक विमान 8 में कौन कौन से ज्ञान को उपलब्ध कराने के साधन को हेतु कहते हैं। ये हेतु प्रत्यक्ष, अनुमान, ऐतिह्य और औप्यम मतलब उपमान प्रमाण से इन्होंने वर्णन किया है। ज्ञान को उपलब्ध कराने का साधन का मतलब है बच्चे, जैसे हमको पता करना है कि आत्मा है कि नहीं है, उस साधन को किसके द्वारा हम ये साबित करें कि आत्मा है, मन है, दिशा है कि नहीं है। जब इसको जिस साधन के द्वारा हम सिद्ध करते हैं या उसके ज्ञान को प्राप्त करते हैं कि हाँ आत्मा है, उसी साधन को हेतु कहते हैं। और इसी हेतु को प्रत्यक्ष, अनुमान, ऐति और औप्यम या उपमान कहते हैं। ठीक है। नीचे बच्चे एक टेबल और बनी है कि त्रिविध प्रमाणों में ही सभी प्रमाणों का समावेश कर दिया गया है, इसीलिए मेनली हम 3 प्रमाणों को ही पढ़ते हैं। एक अन्य प्रमाण को भी पढ़ लेते हैं, उपमान को। ठीक है। या युक्ति को। बट मेनली अगर देखा जाए 3 प्रमाणों में ही सारे प्रमाणों का समावेश कर दिया जाता है। पहला है जैसे प्रत्यक्ष और अनुमान, इसमें उपमान, अर्थापत्ति, अभाव और संभव, इन 4 प्रमाणों को अलग से जो हम पढ़ते हैं, इन 4 प्रमाणों को प्रत्यक्ष और अनुमान में ही समाविष्ट कर दिया गया है, मिला दिया गया है। ठीक है। अनुमान को चेष्टा और युक्ति इसमें मिला दिया गया है बच्चे, देखो। ठीक है। चेष्टा और युक्ति में मिला दिया गया है। आप्तोपदेश को ही ऐति कहते हैं। ठीक है बच्चे, ये टेबल याद करके रखना, ऑब्जेक्टिव में बना सकते हैं क्वेश्चन ये। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है, परीक्षा एवं प्रमाण का महत्व, प्रयोजन और उपयोग। ठीक है। चरक ने ही इस पे एक श्लोक लिखा है कि परीक्षा यास्तु खल प्रयोजनम प्रतिपत्ति ज्ञानम, कि प्रतिपत्ति का ज्ञान करना परीक्षा का प्रयोजन है। प्रतिपत्ति का प्रयोजन है कि यह जान लेना कि किस रोग की चिकित्सा
योजना किस तरह बनाई जाए। योग्य प्रकार से की गई परीक्षा कार्य की सफलता का द्योतक होता है। ठीक है, योग्य प्रकार से परीक्षा मतलब अगर सही ढंग से पेशेंट जब हमारे पास आता है तो सही ढंग से उसकी परीक्षा करें कि इसका बॉडी टेम्परेचर कितना है, ठीक है, देखने में कैसा आ रहा है, चलने फिरने में कैसे है, बोलने में कितना बोल पा रहा है, कितना बता पा रहा है अपने लक्षणों को। तो योग्य प्रकार से जब तक परीक्षा हम नहीं करेंगे तब तक सफलता हमको नहीं मिलेगी। वही लिखते हैं कि योग्य प्रकार से की गई परीक्षा कार्य की सफलता का द्योतक होता है। ठीक है, आगे लिखते हैं कि रोगों की चिकित्सा के लिए रोगों का सर्वोपरि ज्ञान होना आवश्यक है। अगर हमको किसी भी रोग का चिकित्सा करना है, किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट करना है, तो रोगों का पूर्ण रूप से ज्ञान आवश्यक होता है। ठीक है, आचार्य चरक ने रोग ज्ञान के लिए प्रमाणों का उल्लेख किया है। रोग ज्ञान के लिए कि मतलब कौन सा रोग किसको हुआ है, उसमें कौन सा दोष की प्रधानता है। ठीक है, देखो उसमें क्या लिखते हैं, क्या कि आप्तोपदेशेन प्रत्यक्ष करणेन च अनुमानेन च व्याधीन सम्यक विद्या द्विचरण छ। आयुर्वेद शास्त्र ज्ञान के परीक्षा का समर्थन है। ठीक है, आयुर्वेद का जो शास्त्र है वो ज्ञान के परीक्षण का समर्थन है। जिस चीज़ का भी ज्ञान प्राप्त करना चाहो और निरंतर सत्य और संयोग में भेद प्रस्तापित करने के लिए प्रमाणों का उपयोग करता आ रहा है ये। ठीक है, हमारा आयुर्वेद शास्त्र आयुर्वेदीय सिद्धांत प्रमाणों द्वारा ही प्रतिस्थापित किए गए हैं। जितने भी हम प्रमाण प्राप्त करते हैं या जितने भी प्रमाणों को हम पढ़ते हैं उन्हीं के द्वारा आयुर्वेद का सारे सिद्धांत हम प्रतिस्थापित मतलब सत्यापित करते हैं। आगे देखो बच्चे क्या लिखते हैं, इसमें इतना ही पढ़ना है बच्चे। बाकी निदान और चिकित्सा में परीक्षा विधि की उपयोगिता देख लो। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस हमको पढ़ लो कि आचार्य चरक के अनुसार रोगों का ज्ञान 3 प्रकार से करते हैं। अंडरलाइन करके रखना बच्चों सभी लोग इसको कि आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। रोग ज्ञान के इतर उपायों में निदान, पूर्व रूप, रूप, उपसे और संप्राप्ति, इसे निदान पंचक कहते हैं। ये नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हम रोग निदान का एक टॉपिक है वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बस इसका नाम पढ़ के रखो, निदान क्या है, पूर्व रूप क्या है, रूप, उपसे और संप्राप्ति। परंतु प्रमाणों के बिना उनका ज्ञान नहीं हो सकता है, मतलब हमको प्रमाणों का ज्ञान लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। यहाँ से थोड़ा सा हमारा देखो, प्रत्यक्ष प्रमाण हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इस पे, बट इसके बीच बीच में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो शॉर्ट में बनाते हैं। मतलब तुम लोग के यहाँ जब से 21 बैच आया है तब से ऑब्जेक्टिव 5 नंबर 10 नंबर में डिवाइड हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो मेनली यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनेगा अभी बताएंगे मेनली, लेकिन इसमें हमारे यहाँ 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। 5 नंबर का भी बन सकता है बच्चे, कैसे अभी उसको भी बताएंगे। देखो सबसे पहले क्या है कि प्रत्यक्ष की निरुक्ति देखो, प्रति प्लस अक्ष। जब भी हमको पेपर में लिखना होता है ना, लिखते कैसे हैं, प्रति प्लस अक्ष इक्वल टू प्रत्यक्ष। प्रति के नीचे एरो बना के क्या लिखते हैं, सामने, और अक्ष के मतलब आँख। मतलब हमारे आँखों के सामने जो चीज़ें हमको दिखती हैं, या प्रत्यक्ष में केवल हमारी आँखें भी नहीं होती हैं बच्चे, अन्य इंद्रियां भी काम करती हैं। लेकिन हमारी आँखों के सामने जो भी चीज़ें हमको दिखती हैं, समझ में आती हैं, जिसके द्वारा प्रत्यक्ष आँखों के द्वारा जो हमको रियल ज्ञान होता है, उसे हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। ठीक है, जो आँखों के सामने है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। निरुक्ति में बस इतना ही पढ़ना है। आ जाओ इसके लक्षण पे। लक्षण जो है चरक का, चरक सूत्र 11 का श्लोक है बच्चे, याद करना है, अच्छे से याद होना चाहिए। लिखते क्या है कि आत्म इंद्रिय मनो अर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। कि आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ। इंद्रियों का अर्थ क्या होता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। ठीक है, के सन्निकर्ष से मतलब इनके संयोग से जब ये मिलते हैं तो बुद्धि या ज्ञान तत्क्षण प्राप्त होता है, तुरंत हमको प्राप्त होता है, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। अब इसका एक दूसरे से कनेक्शन कैसे होता है बच्चे, इधर देखो, इसी पेज में सबसे ऊपर राइट साइड में देखो क्या बना है। सबसे पहले हमारी आत्मा, आत्मा मन को प्रेरित करती है किसी भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो मन जो है हमारी ज्ञानेंद्रियों से कांटेक्ट करता है या उनसे संयोग करता है। ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं सबको पता है ना, हमारे शरीर में 11 इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन। तो मन ज्ञानेंद्रियों से कांटेक्ट करता है, उनसे संयोग करता है। तो ज्ञानेंद्रियों के जो अर्थ हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध,
इंद्रियां उनसे संयोग करती हैं। फिर बाहर जो ऑब्जेक्ट है जिसका हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, हमारी इंद्रियां उनसे संयोग करती हैं और हमको प्रत्यक्ष का ज्ञान हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये जो टेबल बनी है ये चीज़ समझ में आ रही है? ये पूरी टेबल बच्चे, ठीक है। पहले हमको देखो, आत्मा, आत्मा हमारे मन को प्रेरित करेगा। मन जो है हमारे ज्ञानेंद्रियों से कांटेक्ट करेगा। ज्ञानेंद्रियों से कांटेक्ट का मतलब उनसे संयोग करेगा। ज्ञानेंद्रियां जो है, ज्ञानेंद्रियों का जो विषय है, ठीक है, उससे संयोग करेंगे शब्द स्पर्श रूप रसगंध। और इसके द्वारा बाहर का जो प्रमेय है, जिसका ज्ञान हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसे ही प्रमेय कहते हैं ना। वो बाहर जो ऑब्जेक्ट है उससे कांटेक्ट करके उसका प्रत्यक्ष ज्ञान करवाते हैं। ठीक है, देखो नीचे आओ बच्चे, क्या लिखा है? प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण। लक्षण ही पढ़े रहे थे ना अभी, कि आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ, इन चारों का उपस्थित होना जरूरी है किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, किसी भी रियल नॉलेज को जानने के लिए। ठीक है, आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ, इसे जब इन चारों का सन्निकर्ष होता है, सन्निकर्ष का मतलब संयोग होता है, जब ये आपस में मिलते हैं तो हमको बुद्धि या ज्ञान तत्क्षण तुरंत प्राप्त होता है, उसे ही प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, देखो चक्रपाणी का क्या मत है। चक्रपाणी कहते हैं सन्निकर्षात संबंध 6 प्रकार से होता है। सन्निकर्षात का मतलब होता है बच्चे कि इनका संयोग कैसे होता है, ये कैसे आपस में मिलते हैं, ये 6 प्रकार का होता है। इन 6 प्रकार में देखो कौन कौन सा है? संयोग, समवाय, संयुक्त समवाय, ठीक है, संवेद समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, और कौन सा लास्ट में? विशेषण विशेष्य भाव। देखो थोड़ा सा हमको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि ये है क्या। जैसे देखो बच्चों, संयोग का मतलब होता है ना, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि नेत्र का घड़े से जो संयोग होता है, नेत्र का घड़े के मतलब बाहर घड़ा रखा हुआ है, उसको हमारी नेत्र जब देखते हैं, देखना, केवल देखना, इनके बीच में जो संयोग है कि अच्छा वहाँ पे घड़ा रखा हुआ है, केवल इतना देख रहे हैं बच्चे कि वहाँ, अच्छा वहाँ पे घड़ा रखा हुआ है या कोई बाल्टी रखी हुई है। ठीक है, तो नेत्र का घड़े या बाल्टी से जो संयोग होता है उसे ही संयोग प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, या संयोग सन्निकर्ष कहते हैं। दूसरा संयुक्त समवाय, दूसरा क्या है? संयुक्त समवाय, नेत्र का घड़े के रूप से संयोग, नेत्र का घड़े के रूप से संयोग कैसा है, छोटा बड़ा कैसा है वो। ठीक है, तो नेत्र का घड़े से संयोग, केवल देखना, संयोग हो गया। संयुक्त समवाय क्या हो गया? नेत्र का घड़े के रूप से संयोग। फिर तीसरे क्या है? संयुक्त संवेद समवाय, नेत्र का घड़े के रूपत्व से संयोग, वो देखने में किस कलर का था, ठीक है, रूपत्व, उसमें कौन कौन सी डिजाइन बनी थी, ये सब चीजें, नेत्र का घड़े के रूपत्व से संयोग। तीसरा, चौथा है कम समवाय। समवाय को समझते हैं बच्चे कर्ण का शब्द से संयोग, केवल हमको आवाज आ रही है हमारे कर्ण में, कैसी आवाज है उससे मतलब नहीं है, बस आवाज आ रही है। ठीक है, तो कर्ण का शब्द से संयोग क्या होता है? समवाय कहलाता है। संवेद समवाय क्या है बच्चे? कर्ण का शब्दत्व से, कैसी आवाज थी, बहुत तेज थी कि बहुत स्लो थी, ठीक है, बहुत रूखापन था आवाज में कि बहुत मधुरता थी, इसे हम क्या कहते हैं? संवेद समय कहते हैं। तो ये और विशेषण विशेष्य भाव हम आगे भी उसको और अच्छे से डिफाइन करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू में। तो ये 6 प्रकार के हमारे सन्निकर्ष होते हैं। ठीक है बच्चे, अब आ जाओ नीचे, प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद। क्वेश्चन पूछता है उसकी निरुक्ति, उसकी व्याख्या करते हुए इसके भेदों का वर्णन करें। ठीक है, देखो मेनली प्रत्यक्ष प्रमाण दो प्रकार का होता है, एक निर्विकल्पक और एक सविकल्पक। दो ही प्रकार का होता है। फिर अभी एक टेबल बनी होगी बच्चे, देखो देखते हैं कहाँ पे है। हाँ, देखो पेज नंबर 142 पे बनी है प्रत्यक्ष प्रमाण की टेबल। प्रत्यक्ष प्रमाण दो प्रकार का होता है, एक निर्विकल्पक और एक सविकल्पक। पहले यहाँ से भेद देखते हैं, फिर इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। निर्विकल्पक का मतलब होता है केवल विषय की प्रतीति मात्र होना, केवल प्रतीति हो, ज्ञान न हो। केवल प्रतीति मतलब मान लो कोई वस्तु बहुत दूर स्थित है, हम उसको बस देखकर बता पा रहे हैं कि अच्छा वहाँ पर कुछ रखा हुआ है, केवल इतना, लेकिन ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो कौन सी वस्तु रखी है।
इसे निर्विकल्पक कहते हैं। सविकल्पक देख लो, विषयों के अंश अंश का ज्ञान होना, छोटा बड़ा, दिखने में कैसा है, कौन सी वस्तु रखी है, सभी चीज़ों का ज्ञान होना सविकल्पक ज्ञान होता है, या सविकल्पक प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। फिर ये दो प्रकार का होता है, एक लौकिक और एक अलौकिक। लौकिक का मतलब विषयों का इंद्रियों से प्रत्यक्ष संबंध। विषयों मतलब जिस विषय की, जिस ऑब्जेक्ट के बारे में हम जानकारी चाहते हैं, उसका प्रत्यक्ष संबंध हो रहा है हमारी इंद्रियों से। और इंद्रियां कितने प्रकार की हो गई हमारी? एक ज्ञान इंद्रियां, जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, और एक मन, मन के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो बाह्य वाली 5 हो गई, श्रावण, त्वचा, चक्षुष और रसन और घ्राण। आभ्यंतर में केवल मन है। ठीक है, तो इन बाह्य और आभ्यंतर, बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से होता है। यह सन्निकर्ष भी 6 प्रकार का होता है। देखो वही चीज़ दी है, संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, संवेद समवाय और विशेषण विशेष्य भाव। ठीक है, और इसके बाद जो अलौकिक वाला था, विषयों का इंद्रियों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, इसमें सामान्य लक्षण है, ज्ञान लक्षण है, योगज है, जिसे युक्त और युंजान कहते हैं। ठीक है, 2 प्रकार का होता है। सामान्य लक्षण का मतलब होता है, बच्चे देखो, एक गाय को देखकर संपूर्ण गाय की जाति का ज्ञान करना, सामान्य लक्षण, एक समान वाला लक्षण प्राप्त हो रहा है ना। ज्ञान लक्षण का मतलब बच्चे, दूर से हम देख रहे हैं, जैसे बर्फ दूर है, इसमें लेकिन देखो इंद्रियों का प्रत्यक्ष संबंध नहीं हो रहा है, हमारी इंद्रियों का प्रत्यक्ष संबंध नहीं हो रहा है। जैसे दूर अगर बर्फ रखा हुआ है, तो जब तक हमारी इसमें त्वचा वाली इंद्री टच नहीं करेंगे हम उसको, तब तक क्या उसके गर्म और ठंडे होने का हमको ज्ञान होगा? नहीं होगा। लेकिन इंद्रियों का प्रत्यक्ष, हम उसको बिना टच किए दूर रखे बर्फ को देखकर ये बता देते हैं कि बर्फ को देखकर शीतलता का अनुभव होना, ये ज्ञान लक्षण है। ठीक है, योगज का मतलब होता है बच्चे, जो पहले 2 प्रकार का होता है, युक्त और युंजान। युक्त का मतलब होता है बिना समाधि के ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, अष्टांग योग होता है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो बिना समाधि के जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो युक्त है, और समाधि के द्वारा जिस ज्ञान को प्राप्त करते हैं वो युंजान है। ठीक है बच्चे, अब थोड़ा सा ऊपर आ जाओ। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद देख रहे थे ना, प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद में 2 प्रकार का था, निर्विकल्पक और सविकल्पक। निर्विकल्पक में क्या लिखा था कि तत् निष्प्रकारम ज्ञानम निर्विकल्पम, मतलब वस्तु के अंश अंश के ज्ञान को विकल्पक या प्रकारक ज्ञान कहते हैं। जिस ज्ञान में वस्तु के अंश अंश का ज्ञान न होकर केवल यह प्रतीत होता है कि एक वस्तु मात्र है, उसे निर्विकल्पक ज्ञान या निष्प्रकारक ज्ञान कहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर लिखा क्या है कि यदि कोई वस्तु दूर स्थित हो, तो उस वस्तु की केवल प्रतीति मात्र होती है, उसका अंश अंश स्वरूप अर्थात उसका नाम, विशेषता आदि का ज्ञान नहीं हो पाता। तो ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञान को निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है बच्चे, इसके बाद आ जाओ सविकल्पक प्रत्यक्ष। सविकल्पक प्रत्यक्ष में क्या लिखता है? सप्रकारक सप्रकारम ज्ञानम सविकल्पम, जिस प्रत्यक्ष ज्ञान में वस्तु के नाम, विशेषता आदि का ज्ञान हो, उसे सविकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, जैसे नीचे क्या लिखा है, यह लकड़ी का हाथी है, यह ब्राह्मण है, यह श्याम है। ठीक है, एकदम क्लियर कट इसमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है ना। जैसे विशेषता क्या है, यह लकड़ी की हाथी है कि लोहे की हाथी है, ये किस चीज़ की हाथी बनी है, विशेषता हो गई। नाम से यह ब्राह्मण है, यह श्याम है, ठीक है, यह मोहित है, मतलब नाम के द्वारा भी हम इसमें ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर देखो सविकल्पक प्रत्यक्ष के भेद में आया है कि लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष 2 प्रकार का होता है ना। टेबल में हम भी देखें तो इंद्रियों का विषयों से प्रत्यक्ष संबंध होकर प्रत्यक्ष ज्ञान का होना लौकिक प्रत्यक्ष कहलाता है। जैसे हमारी आंखों के द्वारा, हमारे कान के द्वारा, हमारी त्वचा के द्वारा। ठीक है, बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष और आभ्यंतर 2 प्रकार का था ना। लौकिक वाला बाह्य में हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां थी, और आभ्यंतर में केवल एक था, वो था मन। ठीक है, देखो बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञान प्राप्त ज्ञान को बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। यह 5 प्रकार का होता है। जैसे श्रावण प्रत्यक्ष, ठीक है, जैसे कर्ण इंद्रिय, कर्ण में देखो जितनी भी इंद्रियां होती है उसका एक स्थान होता है ना, इंद्रिय पंचक होता है, इसी में हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है बच्चे, तो कर्ण इंद्रिय द्वारा प्राप्त शब्द का ज्ञान, कान के द्वारा हम शब्द का ही तो ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, तो इसे हम श्रावण प्रत्यक्ष कहते हैं। देखो बाह्य इंद्रियों द्वारा
इसमें सबसे ऊपर लौकिक वाले में क्या लिखा था? विषयों का इंद्रियों से प्रत्यक्ष संबंध हो, तभी जो ज्ञान हमको प्राप्त होता है उसे हम लौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। तो इसमें कर्ण इंद्री का शब्द से सीधे संयोग हो रहा है। ठीक है, दूसरा है त्वक प्रत्यक्ष या त्वचा प्रत्यक्ष। स्पर्श इंद्रिय द्वारा, स्पर्श इंद्रिय कहाँ रहती है? त्वचा में। कर्ण इंद्रिय कहाँ रहती है? हमारे कान में। ठीक है, तो स्पर्श इंद्रिय द्वारा प्राप्त स्पर्श का ज्ञान कि ठंडा है कि गर्म है। कर्ण इंद्रिय में जैसे किस प्रकार का शब्द है? चक्षु से प्रत्यक्ष, चक्षु इंद्रिय द्वारा प्राप्त रूप का ज्ञान, मतलब अपनी आंखों से जो भी चीजें हम प्राप्त करते हैं ज्ञान के रूप में। रासन प्रत्यक्ष में लिखा है कि रस इंद्रिय द्वारा प्राप्त रस का ज्ञान रासन प्रत्यक्ष है। ठीक है, घ्राणज प्रत्यक्ष क्या होता है? कि अपनी घ्राण इंद्रिय के द्वारा, हमारे घ्राण इंद्रिय मतलब नाक में जो उपस्थित इंद्रिय है उसे हम घ्राण इंद्रिय कहते हैं। ठीक है, इसके द्वारा जो गंध का ज्ञान होता है इसे घ्राणज प्रत्यक्ष कहते हैं। दूसरे पे आते हैं अलौकिक या आभ्यंतर लौकिक प्रत्यक्ष पे। ठीक है, इसमें देखो लिखा क्या है? मानस प्रत्यक्ष, मेंटल परसेप्शन जो करते हैं इसे मानस मानस प्रत्यक्ष भी कहते हैं। केवल मन द्वारा ग्राह्य होने से यह एक ही प्रकार का होता है, इसमें सुख दुख आदि का ज्ञान होता है। ठीक है, अलौकिक प्रत्यक्ष क्या होता है? कि विषयों का इंद्रियों से प्रत्यक्ष संबंध हुए बिना प्रत्यक्ष ज्ञान का होना अलौकिक प्रत्यक्ष कहलाता है। इसके पुनः तीन भेद देखो लो बच्चे नीचे किए हैं। पहला है सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति, दूसरा है ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति, तीसरा है योगज प्रत्यक्ष। तो सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति में देखो क्या है? कि एक विषय को प्रत्यक्षतः देखकर उस विषय से संबंधित वर्ग के अन्य विषयों का ज्ञान होना। जैसे हम क्या बताए थे? एक गाय को देखो और अन्य सभी गायों को, अन्य सभी गाय वाली जाति को पता लगाना या उसके ज्ञान को प्राप्त कर लेना। ठीक है, इसे सामान्य लक्षण कहते हैं। उसी के नीचे दूसरा उदाहरण क्या है? चावल के एक दाने को स्पर्श से परीक्षा कर संपूर्ण चावल के पके होने का ज्ञान होना। हम क्या करते हैं? चावल पकाते हैं, कुकर खोलते हैं तो क्या होता है? केवल एक या दो चावल को हम टच करते हैं, क्या चावल पका हुआ है? सारे चावलों में तो हाथ नहीं डालते हैं ना, केवल एक या दो चावल, मतलब एक चावल को भी उठा लें तो उससे हमको ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि चावल पका हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो ये होता है सामान्य लक्षण, एक जैसे वाला लक्षण। दूसरा है ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति, एक ज्ञानेंद्रिय का अपने विषय से प्रत्यक्ष संबंध होकर अन्य ज्ञानेंद्रिय का बिना प्रत्यक्ष संबंध होते हुए भी उसके विषय का ज्ञान प्राप्त करना। जैसे हम क्या बताए थे? बर्फ का टुकड़ा दूर रखा है, जब तक उसमें हमारी स्पर्श इंद्री उसे टच नहीं करेगी तब तक हम ये चीज़ नहीं बता सकते कि ये ठंडा है कि गर्म है। स्पर्श इंद्री का टच होना ज़रूरी है। लेकिन हमारी इसमें क्या लिखा है? एक ज्ञानेंद्रियों का अपने विषय से प्रत्यक्ष होकर, एक ज्ञानेंद्रिय प्रत्यक्ष हो रही कौन सी? चक्षु इंद्री। चक्षु इंद्री दूर स्थित बर्फ को देख रही है। ठीक है, और लेकिन दूसरी इंद्री हमारी जो स्पर्श इंद्री है वो प्रत्यक्ष संबंध उससे स्थापित नहीं कर रही है। लेकिन हम केवल एक इंद्री का प्रत्यक्ष हो रहा है, हमारी आंखों का, हमारी चक्षु इंद्री का बर्फ से प्रत्यक्ष संबंध हो रहा है और हम ये बता दे रहे हैं बिना टच किए कि बर्फ ठंडी होती है। ठीक है, और तीसरे आते हैं योगज या युंज्ञान। योगज प्रत्यक्ष में क्या है? योग अभ्यास से, हम बताए थे ना अष्टांग योग में कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो उसके द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे योगज प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे भूतकाल भविष्य काल का ज्ञान, जो योग पुरुष होते हैं ना, जिनको योग का अच्छा सा ज्ञान होता है, जो अष्टांग योग को फॉलो करते हैं और धारणा ध्यान समाधि के स्तर पर तक पहुंच जाते हैं, उनको भूत और भविष्य काल का ज्ञान होने लगता है धीरे धीरे। इन्हें इसका पुनः दो भेद हो गया, युक्त और युंजान। युक्त का मतलब होता है बच्चों कि योगी पुरुष को सभी पदार्थों का सदैव ज्ञान होता है, जो योगी पुरुष होते हैं, जिन जो लोग योग करते हैं अष्टांग योग। युंजान का मतलब होता है यह चिंता परक है, ध्यान की सहायता से या समाधि द्वारा किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, उसे युंजान कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो आज हम इतना ही रखते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है बच्चे तो एक साथ में पूछ सकते हो या मैसेज कर सकते हो या अपने अपने हाथ उठा सकते हो, हाथ उठा एक एक लोग उठा के क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, पूछो। आगे हम थोड़ा सा और अच्छे से इसको हम पढ़ेंगे।